सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडियल गैसेस। तो मेरे पास एक इक्वेशन होती है विच इज़ माई पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो जितनी भी गैसेस जो हैं लाइक H2O2 जितनी भी गैसेस हैं अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं तो मुझे हम आइडियल गैस बोलते हैं। द गैस विच ओबे द फॉलोइंग इक्वेशन इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैसेज आई मीन। ठीक है, सो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ सो सबसे पहले पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे मेरे पास 5 चीज़ें टोटल। फर्स्ट इज़ माई प्रेशर, जिस प्रेशर पे वो गैस जो है वो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंटेनर बनाऊँ, इसके अंदर मेरे पास कुछ गैसेस हैं, अब वो किसी प्रेशर पर होगी, वो गैस कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, ये होती है वॉल्यूम। उस गैस के कुछ मोल्स भी होंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मोल्स। ये मेरे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये मेरे पास मोल्स था। ये मेरे पास एक कांस्टेंट है जिसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जिस टेम्परेचर पर ये सारी चीज़ें हो रही है उसे बोलते हैं टी से, विच इज़ माई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो भी गैसेस किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर, वॉल्यूम पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करती है उसे हम बोलते हैं आइडियल गैसेस। तो 2 टाइप की गैसेस होती हैं मेरे पास, रियल और आइडियल। मोस्टली सारी गैसेस रियल ही होती हैं। आइडियल इज जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही सब हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर हमेशा केल्विन के अंदर होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 23 डिग्री सेल्सियस या 43 डिग्री सेल्सियस तो उसके अंदर 273 ऐड करके उस केल्विन में निकालना, तब जाके यहाँ पे पुट करना। ठीक है, कभी भी डिग्री में यहाँ पे नहीं आएगा, हमेशा केल्विन में। उसके अलावा यहाँ पे प्रेशर एटीएम में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कन्वेंशन है जो कि हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। फर्स्ट वन इज ओल्ड एंड न्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखो तो 1 बार प्रेशर हो सकता है और 1 एटीएम हो सकता है। दिस इज़ माई न्यू, जहाँ पे हम वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला था हमारा मोल्स का, याद करो जो फॉर्मूला था टोटल वॉल्यूम बाय 22.7 लेते थे, वो मेरे पास बाहर वाली कंडीशन लेता है। ठीक है, और यहाँ पे एटीएम है ओल्ड कन्वेंशन, जिसे हम एसटी भी बोलते हैं, विच इज में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक पी एम इक्वल टू डी आर टी, एक पी एम इक्वल टू सी आर टी। ये कैसे आएगा, बहुत ईजी है। देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, वी मेरे पास वॉल्यूम था, देखो P इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं वॉल्यूम को दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास v से भी कैंसिल, तो P कितना हो जाएगा मेरे पास n अपॉन वी इंटू आर टी। अब देखो ये क्या है, ये है मेरे पास मोल्स, और ये क्या है, ये है वॉल्यूम। तो हमने पढ़ा था कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या था, मोलैरिटी। मोलैरिटी को ही हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको मैं C लिख सकता हूँ या फिर कैपिटल M लिख सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू सी आर टी विच इज़ माई कॉन्सेंट्रेशन, या फिर P इज इक्वल टू एम आर टी, दोनों सेम ही है। ये मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला जो फॉर्मूला है P इक्वल टू सी आर टी वहाँ से आता है, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स बाय वॉल्यूम विच इज़ माई मोल्स पर लीटर। उसके अलावा मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है काफ़ी ईजी सा, इसी की दूसरी फॉर्म होती है, वो कुछ ऐसी होती है कि देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है मेरे पास, मोल्स। मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, है ना। तो वेट अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मोलर मास को वहाँ ले जाऊँ, वॉल्यूम को नीचे ले आऊँ, तो पी एम नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी इंटू आर टी। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास मास गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम कितना होता है, डेंसिटी। तो इसको मैं डी भी लिख सकता हूँ। तो पी एम नॉट इज इक्वल टू डी आर टी, जहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, एम नॉट क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। जैसे CH4 गैस है तो 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस है तो 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, पी एम इक्वल टू डी आर टी, वेयर एम इज मोलर मास ऑफ गैस, डी इज डेंसिटी ऑफ गैस इन वेट बाय वॉल्यूम विच इज़ माई ग्राम्स बाय लीटर। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास आइडियल गैस की कुछ वैल्यूज़ है जो कि हमें याद करनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग केसेस के लिए। सबसे पहले एक चीज़ देख लेना, फिजिक्स के अंदर ना हम अभी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे विच इज़ माई वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो P इंटू वी जो डायमेंशन है वो होती है जूल्स, क्योंकि वर्क डन की डायमेंशन भी जूल्स होती है, जो पढ़ा था हमने 9th में या फिर 11th में भी फिजिक्स में। तो वर्क डन भी जूल होता है, तो P इंटू वी की जो डायमेंशन होती है वो भी जूल्स में होती है। तो अगर मेरे पास कुछ कंडीशन है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कहीं जूल्स वगैरह कुछ मेंशन है, तो हम आर की जो वैल्यू लेते हैं वो होती है 8.314। अगर कहीं जूल्स वगैरह को दिख जाए, मेन तो यहाँ पे देख लो वैसे जूल्स कैसे आता है। ठीक है, जूल्स कैसे आता है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वर्क डन होता है बस P इंटू वी,
उस फॉर्मूले के अंदर हम वी को लेते हैं लीटर्स के अंदर और इसको लेते हैं हम एटमॉस्फेयर के अंदर। तो लीटर एटमॉस्फेयर अगर मेरे पास होता है, ठीक है, सॉरी क्यूबिक मीटर लेते हैं, सॉरी क्यूबिक मीटर लेते हैं हम, ठीक है। जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन का, विच इज़ माई वर्क डन इक्वल टू पी वी। तो वहाँ पे जो मेरे पास प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वॉल्यूम होती है मीटर क्यूब के अंदर। तो एटमॉस्फेयर मीटर क्यूब जो होती है मेरे पास वो हो जाती है यूनिट वर्क डन की, और इसी को हम बोलते हैं जूल्स। तो कभी भी अगर मेरा प्रेशर गिवन हो, सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है आइडियल गैस का, वहाँ पे मेरे पास अगर कहीं पर भी प्रेशर उसने दे दिया सपोज 3 atm, वॉल्यूम उसने दे दी मुझे सपोज 2 मीटर क्यूब, या फिर कुछ भी नहीं गिवन, तो हमें यूज़ करना है 8.314। ये मेरे पास जनरल है, R इज इक्वल टू 8.314। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास लीटर्स या एटमॉस्फेयर की बात की गई है, ठीक है, कि मेरे पास जो है वॉल्यूम जो है वो गिवन है 3 लीटर गैस की, प्रेशर जो गिवन है वो मुझे गिवन है सपोज 2 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जब यूनिट जाएगी तो यूनिट कैसी जाएगी, मेरे पास दोनों पी वी मल्टीप्लाई होते हैं ना हमेशा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो दोनों की यूनिट भी मल्टीप्लाई होगी, तो लीटर्स एटमॉस्फेयर यूनिट जाएगी। तो जब भी ऐसा हो तो हम यूज़ करते हैं 0.0821। बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा बिकॉज मीटर क्यूब और लीटर्स के अंदर भी इतना ही फ़र्क आता है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिकली कि मेरे पास, ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ मेरे पास ये होती है कि हम पढ़ते हैं कि जूल्स को जब भी कन्वर्ट करना हो ना किस में, कैलोरीज के अंदर, सपोज मैं बोलूँ कि मेरे पास 300 जूल्स हैं, उसको मुझे कन्वर्ट करना है कैलोरी में, कितना कैलोरी होगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं यूजुअली 4.19 से या फिर 4.2 से, ठीक है। ये मेरे पास कन्वर्जन फैक्टर होता है, इसे याद कर लेना, अपनी उस कॉपी में जो मैंने बताने को बोला है उसमें लिख लेना, ठीक है। तो अगर मैं अपनी जूल्स वाली यूनिट को विच इज़ माई 8.314, अगर मैं अपनी जूल्स वाली यूनिट को 4.19 या फिर 4.2 से डिवाइड करूँ कैलोरीज में निकालने के लिए, तो मेरे पास आंसर लगभग आता है 2 के आसपास या फिर लगभग आता है 1.9 के आसपास। तो वही मेरे पास यूनिट होती है ये वाली, ठीक है, कैलोरीज के अंदर सेम यूनिट है, इसी को हमने डिवाइड करा है जस्ट कन्वर्जन फैक्टर से। यूज़ फॉर एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी इज जस्ट माई वर्क डन इन कैलोरीज, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं अर्थ में गिवन हो तो मुझे पता है कि 1 जूल इज़ माई 10⁻⁷ अर्ग। जूल जो होती है वो होती है ऐसा यूनिट, अर्ग होती है मेरे पास CGS यूनिट, ठीक है। तो अगर मुझे जूल्स को 8.314 की जूल्स वाली यूनिट को कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ये लिखा जूल्स यहाँ पे, तो हम इसको 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्ग्स वाली यूनिट आ जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि जूल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास अर्ग्स वाली यूनिट आ गई, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो, कि हमने कुछ नहीं किया, हमने इस J की जगह 10⁻⁷ अर्ग कर दिया, और कुछ नहीं, J की जगह 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। बाकी ये यूनिट टॉर की होती है, बहुत कम ही काम आती है, मेन तो मेरे पास ये 4 होती हैं, इसको याद कर लेना। बाकी बार होगी तो उसकी भी यूनिट होती है कि उसकी होती है 0.083 करके होती है, देख लेना उसे, गूगल पे एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद मेरे पास जो हम पढ़ते हैं अपना फॉर्मूला कि मोल्स इज इक्वल टू माई टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.7 अगर बार में बात हो रही है तो, या फिर वॉल्यूम बाय 22.4 अगर ATM में बात हो रही है। तो ये जो मेरे पास कांस्टेंट होता है ना 22/7, 22/4, ये मेरे पास PV इज इक्वल टू NRT से ही आता है। जब हम मोल्स को ले लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1, R की यूनिट आती है बार और एटमॉस्फेयर वाली, टेम्परेचर हम लेते हैं स्टैंडर्ड वाला विच इज़ में 293 केल्विन जो भी होता है, 298 केल्विन टू बी ऑनेस्ट, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम मानते हैं रूम टेम्परेचर। तो वहाँ से मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। और सेम फॉर बार ये वाला मेरे पास फॉर्मूला आता है, ये वाली चीज़, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे इतना याद कर लेना कि एटमॉस्फेयर के अंदर 22.4, बार के अंदर 22.7। अब ये मेरे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आइडियल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। पहली किस्में पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि नो वॉल्यूम, ऐसी कोई भी गैस नहीं होती दुनिया में जिसकी वॉल्यूम ना हो। हर गैस, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज मास इज मैटर, गैस इज ऑल्सो मैटर, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम होगी, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो नो वॉल्यूम वाली कोई रियल में गैस नहीं होती, इसलिए हम इसको आइडियल गैस मानते हैं। आइडियल मतलब जो कि सिर्फ हाइपोथेटिकल कंडीशन पे फॉलो करती है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स आर कंसिडर्स पॉइंट मासेस, मतलब हम आइडियल गैस के पार्टिकल को पॉइंट मान रहे हैं जो कि इनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, जो कि गलत है। नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये भी गलत है। अगर कोई भी कंटेनर के अंदर, अगर कोई भी मेरे पास कंटेनर है यहाँ पे, उस कंटेनर के अंदर कोई बहुत सारी गैसेस है तो वो आपस में कोलाइड तो करेंगी। अगर एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ये चलते चलते आपस में कोलाइड तो करेंगे, ठीक है।
ऐसे कोलिजन तो इनके बीच में होगा, कोलिजन होगा तो एनर्जी का रिलीज होगा। तो नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो सेंस ही नहीं बना रहा बिल्कुल भी, इलास्टिक कोलिजन भी पॉसिबल नहीं है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसीलिए ये 3 की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि शो करती है कि आइडियल गैसेज डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद ये आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वेपर डेंसिटी का, बाद में भी देखते हैं। फिर नीचे और क्वेश्चंस काफ़ी सारे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था प्रेशर, ब्रैकेट में उसने एटीएम मेंशन कर दिया, इसका मतलब कभी भी कांस्टेंट यूज़ करना हुआ तो हम 22.4 यूज़ करने वाले हैं। exerted by 32 ग्राम ऑफ CH4, 32 ग्राम ऑफ CH4 प्रेजेंट इन 8.21 DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम उसने मुझे दे दी 8.21 DM क्यूब। वेसल विल बी एट 127 डिग्री, 127 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर उसने मुझे दे दिया 127 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया था प्रेशर, प्रेशर पूछा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि देखो PV इज इक्वल टू NRT। मुझे उसने टेम्परेचर दे दिया 127 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर हम इसमें 273 ऐड करें तो मेरे पास 400 केल्विन बनता है। तो टेम्परेचर मुझे पता है, तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू, अब देखो आर की वैल्यू मुझे यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो होगी मेरे पास, हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम क्यों है ना 8.21 DM क्यूब। हमने पढ़ा था कि 1 DM क्यूब इज़ माई 1 लीटर, जो कि मैंने बोला भी था लिखने को अपनी मोल कंसेप्ट वाली, सॉरी लास्ट मोल कंसेप्ट वाली वीडियो में शायद से। तो 8.21 DM क्यूब का मतलब क्या हुआ, सिंपली 8.21 लीटर्स, दोनों बराबर ही तो है, DM क्यूब और लीटर। तो मुझे वॉल्यूम जो गिवन है वो गिवन है लीटर्स के अंदर, प्रेशर जो गिवन है वो गिवन है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो लीटर्स एटमॉस्फेयर वाला जो फॉर्मूला, जो यूनिट थी मेरे पास, कौन सी थी, ये वाली, हमें इसको यूज़ करना है, विच इज़ में 0.0821। ठीक है, इसको यूज़ करना है हमें। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या पता है, मुझे वॉल्यूम भी पता है 8.21, प्रेशर निकालना है तो मार्क कर लो इसे। मोल्स कैसे आएगा, मास दे दिया उसने सिंपली 32 ग्राम उसने मास दे दिया, मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा CH4 का 16, तो 2 मोल्स। तो मुझे क्या पता है, मुझे प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम पता है 8.21, मोल्स पता है 2, टेम्परेचर पता है 400, आर की वैल्यू हमें याद करनी थी विच इज़ पर 0.0821। सारी चीज़ें पता है, 5वीं चीज़ आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकाल लेना, तभी फ़ायदा होगा। आंसर इज माई 8 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको तुम कर लेना अपने घर पे सॉल्व, ताकि केमिस्ट्री की हो जाए प्रैक्टिस। आंसर है ऑप्शन 8। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये कैसे निकालना है, अब देखो मैक्सिमम एटम्स निकालने हैं हमें। देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले वॉल्यूम ए, कोई एक पार्ट, सपोज ए पार्ट लेके चल रहा हूँ मैं, 44.8, एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो वॉल्यूम उसने मुझे दे दी, उसने मुझे O3 बता दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम विच इज फॉलोइंग गैस सैंपल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, O3 की बात हो रही है। STP मेंशन कर दिया। STP का मतलब हमने पढ़ा था कि 22.7 ATM में, या फिर 22.7 बाहर में, 22.4 ATM में। टेम्परेचर को लेना होता है 298 केल्विन STP में। ठीक है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, बहुत हमने फर्स्ट मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि टोटल मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो टोटल मोल्स को मैं N ही लिख लेता हूँ एक बार, स्मॉल n। तो N इज इक्वल टू एटम्स बाय Na। तो टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो चारों पार्ट के लिए सेम ही रहेगा मेरे पास। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे बस चारों पार्ट में देखना है कि किसके मोल्स ज़्यादा है, जिसके मोल्स ज़्यादा है उसके एटम्स होंगे ज़्यादा। अब मोल्स कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले देखो PV इज इक्वल टू NRT। उसने मुझे बोला है कि मुझे यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है,
तो प्रेशर तो मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन में याद कर लो 1 atm प्रेशर लेते हैं हमेशा, लिखा भी हुआ था ऊपर। तो ये तो हो गया 1, ए पार्ट की बात कर रहे हैं, प्रेशर तो हो गया 1, वॉल्यूम दे दी 44.8, आर की वैल्यू मुझे पता है, इनफैक्ट मुझे एन निकालना है ना, मुझे आर टी दोनों की वैल्यू पता है, आर इंटू टी की वैल्यू मुझे पता है कितनी 22.4, कैसे बताओ, यहाँ पे पढ़ा था अभी, यहाँ पे पढ़ा था अभी, ये देखो हमने यहाँ पे मोल्स को 1 लिया था, बट अगर मैं इसको हटा दूँ, 1 को, तो आर टी की वैल्यू कितनी आई थी 22.4। कब आई थी? जब मेरे पास ओल्ड कन्वेंशन थी, मतलब एटमॉस्फेयर की बात हो रही थी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली पता है कि एच टी पी की बात हो रही है, तो एच टी पी के ऊपर मुझे आर टी की वैल्यू पता है 22.4, सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे हमने टी को 298 कैसे मान लिया अपने आप, क्योंकि 22.4 तब आया था जब हमने 298 माना था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में टेम्परेचर। जैसे अगले पार्ट में देखो, तो अगले पार्ट में मुझे टेम्परेचर गिवन था 300 456, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें यूज़ करना होगा 22.4, यहाँ भी यूज़ करना होगा 22.4। किसकी वैल्यू? आर टी की वैल्यू। चाहे तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो कि अगर एस टी पी की बात हो रही हो तो आर टी इज़ इक्वल टू 22.4, अगर मेरे पास प्रेशर जो है वो ATM में है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821, टी की वैल्यू हो जाएगी 298, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चारों पार्ट्स में वॉल्यूम निकालनी है सिंपली, और कुछ नहीं करना। देख लो चारों पार्ट्स में वॉल्यूम निकालनी है। यहाँ पे मुझे पता है पी वी इज़ इक्वल टू NRT, ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे N इज़ इक्वल टू PV/RT हो जाएगा चारों के लिए। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें अगर, तो RT मुझे पता है 22.4, प्रेशर मुझे पता है 1, वॉल्यूम मुझे पता है 44.8, तो सब कुछ आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। बी की पार्ट करें, बी में मुझे क्या पता है, बी में मुझे प्रेशर पता है 1 गिवन है क्वेश्चन में, टेम्परेचर भी पता है, आर की वैल्यू भी पता है मुझे 0.0821, और मुझे वॉल्यूम भी पता है। सेम फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, सेम फॉर दिस पार्ट। तो चारों में मुझे 4 चीज़ें गिवन है। एस टी बी का मतलब हुआ कि आर टी इज इक्वल 22.4, बस। तो चारों में एन निकाल लो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी एन इंटू एन ए करना है, एन ए सब में कॉमन ही है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हो जाएगा मेरे पास हाईएस्ट एटम्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 ग्राम ऑफ गैसियस फॉस्फोरस प्रेजेंट इन इतना एटमॉस्फेयर 0.5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम गिवन है 22.4, टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर को 0 लेगा उस पी वी इज इक्वल टू NRT के अंदर, उसका आंसर 0 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब हमें लेना है 273 केल्विन, विच इज़ माई 0 डिग्री सेल्सियस। 62 ग्राम वेट दे दिया उसने मुझे, 62 ग्राम्स। निकालना क्या है? एटॉमिसिटी। अब देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि जैसे इसको भी याद कर लो, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एटॉमिसिटी का। अगर मैं बोलूँ मेरे पास नाइट्रोजन गैस है N2, मेरे पास गैस है O2, सल्फर होती है एसिड के फॉर्म में, फॉस्फोरस होता है यूजुअली P4 की फॉर्म में, बट काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं इसकी। इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा O3 होता है ओजोन, उसके अलावा CH4 होता है मीथेन गैस, C2H6 होता है इथेन गैस। ये सारी गैसेज हैं। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि इनके अंदर कितने एटम्स हैं, इनके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, N2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, S8 में 8, इसकी एटॉमिसिटी 8, इसकी एटॉमिसिटी 3, इसकी एटॉमिसिटी अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफरेंट एटम वाली है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि गैसेस के अंदर कितने एटम्स हैं उनके खुद की गैसियस फॉर्म के अंदर। तो मुझे बताना है एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। अब देखो एटॉमिसिटी देखते हैं कैसे हैं, जैसे नाइट्रोजन का मास होता है मेरे पास 28। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट्रोजन, अगर मान लो नाइट्रोजन की बात करूँ N2 के अंदर मेरे पास 2 नाइट्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो N2 का मास कितना है 28, और नाइट्रोजन का मास कितना है 14। तो अगर मुझे N2 की एटॉमिसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम? टोटल मास ऑफ गैस अपॉन एक एटम का मास, तो कितना हो जाएगा 2। तो एटॉमिसिटी वहाँ से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई गैस है A,
मुझे नहीं पता कि वो A3 के फॉर्म में है, A4 की फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, तो मैंने बोल दिया कि वो N के फॉर्म में है, AN। उसने मुझे बोल दिया कि AN का जो मास है, AN का जो मोलर मास है वो है मेरे पास सपोज 64 ग्राम्स, और उसने मुझे दे दिया कि A का जो मोलर मास है वो है 16 ग्राम्स। तो बताओ N की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर AN के अंदर क्या है, AN के अंदर A जो है वो N टाइम्स होगा, तो N टाइम्स A की वैल्यू जो है वो 64 है, एक A की वैल्यू 16 है, तो N इंटू 16 कितना हो गया, 64। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 64 डिवाइड बाई 16, विच इज़ माई 4। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला कितना हो गया N2 के लिए, O3 के लिए, कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, बेसिक है, सिंपल फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन एटम। तो अगर मुझे यहाँ पर एटॉमिसिटी निकालनी थी, अगर मुझे यहाँ पर एटॉमिसिटी निकालनी थी, तो मुझे क्या करना था, मुझे जितना मेरे पास फॉस्फोरस की इस गैस का मोलर मास आएगा, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस गैस डिवाइड बाय फॉस्फोरस के एक एटम के मास से डिवाइड कर दो, विच इज़ माई 31 ग्राम्स। फॉस्फोरस के होते 31 होता है मेरे पास सिंपली। तो मोलर मास के मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, देख लो कैसे। PV इज इक्वल टू NRT, P गिवन है, V गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, तो N मेरे पास आ गया, ठीक है। N कितना होता है, वेट बाय मोलर मास। वेट मुझे क्वेश्चन में गिवन था कितना, 62 ग्राम्स। तो मोल्स जो मुझे पास आया, विच इज़ माई PV बाई RT, मोल्स आए थे ना PV बाई RT इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर मास वहाँ से आ जाएगा, पूरी गैस का मोलर मास आएगा। इस मोलर मास को अगर हम 31 से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिसिटी मेरे पास आ जाएगी सिंपली। ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर मैं इसको दिखाऊं, कुछ नहीं करना, सब कुछ तो यहाँ पे गिवन ही है। PV बाई RT इज माई N को मैं लिख सकता हूँ वेट बाय मोलर मास। P मुझे गिवन है, कितना गिवन है 0.5, जिस विच इज़ हाफ। वॉल्यूम कितनी है 22.4। R की वैल्यू कितनी है 0.0821, बिकॉज एटमॉस्फेयर लीटर की बात हो रही है। इनटू टेम्परेचर कितना है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ माई 273 केल्विन, इज इक्वल टू वेट गिवन है 62, नीचे आ जाएगा मोलर मास। मोलर मास को कैलकुलेट करना, आंसर आएगा तुम्हारे पास, आंसर आएगा तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, जो भी आएगा उसको तुम डिवाइड कर देना 31 से, ठीक है। जो भी मोलर मास आएगी 31 से डिवाइड कर देना, और तुम्हारे पास कितना आना चाहिए 124 आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। मोलर मास की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 124 कैलकुलेट करके। जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे एक एटम से, तो आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब P के 4 एटम रहे होंगे, P4 गैस मेरे पास बनी होगी, इसीलिए इसका मोलर मास 124 आया होगा, ठीक है। 31 इंटू 4 करोगे तो 124 ही आएगा। तो दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी, जो कि इसमें कवर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आता है अगर मॉक टेस्ट में तो बहुत इजीली वो हो जाएगा, और देख के डरना मत, इजी क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन डेंसिटी का क्वेश्चन है कोई, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज दिस, द गैस इज, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, उसने गैस ही निकालने को बोल दिया डेंसिटी देके। सिंपली हमें पता है कि PM0 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू T, सिंपली, ठीक है। प्रेशर इंटू मोलर मास उसने बोला है, मोलर मास आ जाएगा तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि अगर इसका मोलर मास कितना है 14 + 3 17, इसका मोलर मास कितना है 32 + 32 64, इसका मोलर मास कितना है, हीलियम 1 का होता है 4, Cl2 का मोलर मास कितना है, Cl का होता है 35.5, Cl2 का हो जाएगा 71। तो जिस भी, तो कैलकुलेट करो M0 की वैल्यू जितनी आएगी ऑप्शन मार्क कर दो। डेंसिटी गिवन है मुझे कितनी 2/11.35, क्या कर लिख दिया मैंने 2/11.35 इंटू R की वैल्यू, RT की वैल्यू मुझे पता है इनफैक्ट, क्योंकि STP की बात हो रही है, अभी हमने देखा है STP का मतलब RT इज माई 22.4। P की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो P की वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पे, प्रेशर इसने मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल है, तो यहाँ पे एक प्रॉक्स निकालना होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे गिवन है डेंसिटी ऑफ द गैस
एट एस टी पी मतलब न्यू कन्वेंशन यूज़ करें तो ठीक है, एस टी पी न्यू कन्वेंशन यूज़ करें तो अगर 22.7 होगा, गिवन नहीं है तो अगर 22.7 हो जाएगा मेरे पास आर टी की वैल्यू, और प्रेशर हो जाएगा मेरे पास 1 बार द गैसेस। तो सिंपली मुझे डेंसिटी का पता है तो फॉर्मूला यही लगेगा पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी, क्योंकि 3 फॉर्मूले थे ना, एक था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अगर मोल्स गिवन हो, पी इज इक्वल टू एम आर टी अगर मोलैरिटी गिवन हो, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी अगर डेंसिटी गिवन हो। डेंसिटी गिवन है तो हमने थर्ड फॉर्मूला चूज़ किया। तो प्रेशर हो जाएगा 1 बार एम नॉट, मोलर मास हमें पता नहीं है, मोलर मास पता लग जाएगा इस फॉर्मूले से, तो सिंपली गैस भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है NH3 का मोलर मास कितना होता है, 14 + 3 17, 32 + 32 64, Cl2 35.5 × 2 71, इसका हो जाएगा 4। तो जिसमें भी आंसर जितना आएगा वो मार्क कर देना सिंपली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एम नॉट इक्वल डेंसिटी गिवन है मुझे 2/11.35 इंटू 22.7। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, तुम्हें लगेगा कैलकुलेशन मुश्किल है, बट ये बहुत ईजी है। इसका डबल करोगे, देखो 35 का डबल 70 होता है, वही गिवन है, 11 का डबल 22 होता है, वही गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 सिंपली। तो एम नॉट कितना आ जाएगा 4, तो मोलर मास आ गया 4, तो किसका मोलर मास 4 है, हीलियम का, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब आ जाओ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मेरे पास एक ना रिलेटिव टर्म है, ठीक है, रिलेटिव टर्म है, दो डेंसिटीज़ का रेशो है, डेंसिटी का जो है वो रेशो है। अब देखो मेरे पास रिलेटिव टर्म्स बहुत सारी होती हैं। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, जो कि तुम अपने फ्लूइड्स चैप्टर में पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर। रिलेटिव प्रेशर भी होता है, फ्लूइड्स में पढ़ोगे अगेन। उसके अलावा रिलेटिव मास भी होता है, वो भी फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हो। ऐसे रिलेटिव डेंसिटी है जिसको हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। वेपर डेंसिटी हम हमेशा H2 के कंपैरिजन में निकालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकालते हैं हमेशा, हाइड्रोजन गैस के। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज माय डेंसिटी ऑफ गैस, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2, गिवन दैट कि इन दोनों की जो डेंसिटीज हैं वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो छोटी सी डेरिवेशन। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और कोई अननोन गैस है मेरे पास, इसको मैंने गैस ही लिख दिया सिंपली। अब इसका जो वॉल्यूम है वो सेम है, इसका जो प्रेशर है वो भी सेम है, इसका जो टेम्परेचर है वो भी सेम है, आर की वैल्यू भी सेम है। अब आ जाओ अगली डेफिनेशन पे। तो वेपर डेंसिटी अभी हमने पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2। तो मुझे पता है कि पी एम नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर टी। ये डेंसिटी का सिंबल होता है, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास डेंसिटी क्या हो जाएगा, पी एम नॉट बाई आर टी। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ दोनों के लिए, कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम नॉट बाई आर टी गैस के लिए, डिवाइड बाय पी एम नॉट बाई आर टी H2 के लिए। अब देखो प्रेशर दोनों का सेम था तो कैंसिल, आर टी की वैल्यू सेम थी, कैंसिल, मोलर मास ऑफ गैस रह गया, मोलर मास ऑफ H2 रह गया। तो वेपर डेंसिटी कितना आ गया, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। मोलर मास ऑफ H2 दुनिया को पता है 2 होता है, तो वेपर डेंसिटी किसके बराबर आ गई, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, सिंपली हाफ ऑफ मोलर गैस, बात खत्म। इसका मतलब अगर कोई गैस का वेट 35 ग्राम्स है, इसका मतलब अगर कोई गैस का वेट सपोज 35 ग्राम्स है, तो उसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी 35/2 विच इज़ माई 17.5। अगर किसी गैस की वेपर डेंसिटी में 12 है तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, डबल, 24। ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, बहुत जगह पूछा जाएगा, अपनी फॉर्मूला कॉपी में से ऐड कर लो कि वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाय 2। अब देखो वेपर डेंसिटी जो है ना मेरे पास, वो एक रिलेटिव टर्म है, वो दो डेंसिटीज़ का रेशो है, तो वो यूनिटलेस है मेरे पास, क्योंकि हमने दोनों डेंसिटीज़ को डिवाइड किया ना, दोनों सेम रेशो सेम डायमेंशन वाले को हमने डिवाइड किया है, तो दोनों की डेंसिटी जो है वो कैंसिल हो गई। तो मेरे पास यहाँ पे यूनिटलेस डायमेंशन आ गई, ये देखो यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना कि वेपर डेंसिटी इज माय मोलर मास डिवाइड बाय 2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है।
So let's move on to the some good questions of this topic. तो क्वेश्चन नंबर सपोज 1, 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 क्वेश्चन है मेरे पास सिंपली काफ़ी अच्छे। और इसको मैं लिखता हूँ इस पेन से, ठीक है। फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशन विल अ प्योर सैंपल ऑफ गैस इज an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm also a concentration of 1 mole per liter। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसने मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे दी है, तो हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है हमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। बड़ा घटिया पेन है ये। हाँ, तो P इज इक्वल टू CRT हमें पता होता है। कॉन्सेंट्रेशन उसने मुझे दे दी है, ठीक है, उसने मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे दी है 1, उसने मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिया 1। सी की वैल्यू कितने हो जाएगी, लीटर्स वगैरह की बात हो रही है, लीटर्स एटमॉस्फेयर की 0.0821 इंटू टेम्परेचर उसने मुझे दे दिया है, प्रेशर उसने मुझे दे दिया 1 फिर से। तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.0821, इसको कर लेना डिवाइड। यही आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए। कितना है अप्रॉक्सीमेटली, ऊपर आ जाएगा 10। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली मानूँ 0.08, अगर मैं इसको ऐसा मानूँ 0.82 हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 82, जो कि हो जाएगा 500/41, जो कि हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 41 इंटू 10 करेंगे तो 410 आ जाएगा। 12 समथिंग पे जाने वाला है मेरे पास, 480 समथिंग आने वाला है। तो टेम्परेचर 12 समथिंग आएगा, ये रहा ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 12 समथिंग पे, ठीक है। अगला कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ अ आइडियल गैस कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम बट कीपिंग द क्वांटिटी एंड द प्रेशर फिक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना खुद से ट्राई करना, ईजी है ये। एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आने वाले हैं जेई नीट के सिलेबस में, बहुत, इनफैक्ट फिजिक्स में ज़्यादा आएंगे और काफ़ी ज़्यादा आएंगे, मतलब केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे ऐसे क्वेश्चन। PV इज इक्वल टू NRT होता क्या इनमें, हम करते क्या है कि जैसे इसने बोला है कि आइडियल गैस का टेम्परेचर कैन बी रेज बाय, मतलब मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है, मुझे ये वाली चीज़ जो है वो बढ़ानी है। तो जो भी चीज़ की बात हो रही है ना उसे एक तरफ ले आओ, बाकी उस सबको एक तरफ ले आओ, बाय NR इज इक्वल टू T, ठीक है। अब जो जो कांस्टेंट है उसे हटा दो, R कांस्टेंट हटा दो, तो PV/N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मुझे बढ़ाना है टेम्परेचर को। अब यहाँ पे देखो कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है PV के, इसका मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो है N के। तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है N के। तो अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो या तो मुझे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ाना होगा या फिर कोई भी एक, और मोल्स को मुझे घटाना होगा बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली का मतलब यही होता है कि अगर ये घटेगा तो ये चीज़ बढ़ेगी, मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ रहे हो बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोल्स कम हो रहे हो। तो डिक्रीजिंग द वॉल्यूम बट कीपिंग द क्वांटिटी एंड प्रेशर फिक्स, मतलब वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। डिक्रीजिंग द क्वांटिटी मतलब हम N को कम कर रहे हैं, बट कीपिंग द P and V फिक्स। बिल्कुल सही बात है कि PV की क्या बोलते हैं, PV/N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, इसको हमने कर दिया फिक्स, इसको हमने कर दिया फिक्स, तो क्या रहेगा 1/N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब हमने क्वांटिटी को कर दिया डिक्रीज, ये चीज़ डिक्रीज होगी तो मेरे पास ये चीज़ बढ़ जाएगी, और हमसे क्वेश्चन में वही बोला था कि हमें टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या था, डिक्रीजिंग प्रेशर गलत, डिक्रीजिंग प्रेशर गलत, ठीक है। अगला पार्ट कह रहा है मेरे पास, इसको यहीं पे लिख लेते हैं एक बार। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की लेंथ की साइड चाहिए। तुम सोचोगे कि लेंथ तो कभी आया ही नहीं, बट एक चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि वॉल्यूम जो होती है क्यूब की वो होती है लेंथ का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास कहीं ना कहीं आ सकता है। ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल विल बी एट 0 डिग्री, मतलब टेम्परेचर गिवन है 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर। मुझे निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम, तो PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। ये तो मेरे पास 1 ही है, V1 इंटू V इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स कैसे आएंगे, टोटल एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू A इंटू R और T। तो टेम्परेचर हो जाएगा, गिवन नहीं है, देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब STP की बात हो रही है। STP में हम कितना लेते हैं 22.4, तो वॉल्यूम वहाँ से मेरे पास कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है।
V इज इक्वल टू NRT, ये पता है 22.4 सेंटीमीटर से पूछा गया इसने, हाँ सेंटीमीटर है, वो तो कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एन आ जाएगा मेरे पास, टोटल पार्टिकल कितने हैं 850 मिलियन, 850 मिलियन मतलब 10⁶ डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो इंटू 22.4 ये आ जाएगी वॉल्यूम। ये हो जाएगा L क्यूब के बराबर, इसका लेना पड़ेगा तुम्हें क्यूब रूट, तब जाके आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट तो निकल नहीं सकता, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत है, इसलिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूजुअली जेई के अंदर आते हैं। अगला, द प्रेशर ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस इज अबाउट दिस, प्रेशर उसने मुझे दे दिया 4 × 10⁻22। इफ द टेम्परेचर इज 3 Kelvin, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन पर लीटर, पर लीटर का मतलब वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, तो वॉल्यूम हो गई 1 लीटर और आर की वैल्यू गिवन है 0.08 गिवन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा। क्या पूछा उसने मुझे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो पी वी इज इक्वल टू NRT, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मोल्स आ गया, मोल्स इज टोटल एटम्स या टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो। निकालना क्या था मुझे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, सिंपली ये चाहिए मुझे, कितना हो जाएगा मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोलर वॉल्यूम ऑफ CO इज मैक्सिमम है, मोलर वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो ये भी एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को मुझे करना है मैक्सिमाइज, तो PV इज इक्वल टू NRT, जिसके निकालना है उसे V मान लो, उसे एक तरफ लिखो विच इज़ NRT बाई P। अब यहाँ पे प्रेशर, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो प्रेशर घटाना पड़ेगा और NRT को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपली क्वेश्चन में चेक कर लेना किसका प्रेशर कम है और किस में जो है वो RT की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब R क्या, R और R तो बराबर ही है, मोल्स भी ऐसे बनी है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ठीक है, ये इतने अच्छे क्वेश्चन कर लिए, इस क्वेश्चन को तुम कर लेना खुद से, ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, ये खुद से कर लेना क्वेश्चंस को। और वी आर डन विद आइडियल गैसेस विच इज़ माई लेक्चर 3 या लेक्चर 4, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हम करेंगे मोल फ्रैक्शन।